अच्छा, पोएम के अंदर कहीं पर कोई ह्यूमर है। अच्छा, सिंबलिज्म, ये बताना है कि पोएम के अंदर सिंबल इस्तेमाल किए गए हैं कोई। अच्छा, पैराडॉक्स, पोएम के अंदर कोई पैराडॉक्स इस्तेमाल किए गए हैं। पैराडॉक्स का मतलब है ऐसी बात जो बाज़ाहिर तो उलट हो लेकिन हकीकत में वो सही हो। कहाँ पर? ऑस्कर वाइल्ड में। हाँ, अब ऑस्कर वाइल्ड जिस तरह कहता है, वो कहता है जी 3 मेक्स कंपनी, जैसे अक्सर हम कहते हैं कि 2 मेक्स कंपनी, थर्ड वन इज़ द थॉर्न बिटवीन 2, लेकिन वो कहता है कि 3 जो है वो कंपनी बना। अब वैसे तो मतलब ये लगता है कि यार ऑकवर्ड है कि 2 के दरमियान तीसरा हड्डी होता है, लेकिन वो कहते हैं 3 कंपनी बनाते हैं, यानी कि या तो हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर हो तो वो घर को ठीक चलाएगा, उस अफेयर को छुपाते छुपाते ठीक चलाएगा, या लड़की का किसी के साथ हो तो वो हस्बैंड को शो कराएगी कि मैं आपके साथ लायल हूँ, तो सिस्टम बड़ा ठीक चल जाएगा। और जब वो अपने उससे मिलके आएगी या आएगा तो फिर घर में खुश रहेगा। हाँ, वो मिल गया तो खुश खुश रहेगा। अच्छा, इमेज एंड वर्ड्स। अच्छा, इमेज कैसे, तस्वीरें कैसी इस्तेमाल की गई हैं, लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल किए गए हैं, ट्यून कैसी है, रिदम कैसी है, ये आपका पैराग्राफ नंबर 9 बनेगा। सीरियस टून भी हो सकती है, उसके बाद बिटर टून भी हो सकती है, उसकी ट्यून स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकती है। किस तरह की ट्यून? क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकती है, फिलॉसफिकल टून भी हो सकती है, आप इसमें लिख सकते हैं। रूल नंबर 10, एंडिंग। पोएम की एंडिंग कैसी है? कुछ राइटर होते हैं वो एंड पर मॉरल अपना देते हैं, अपनी बात को कंप्लीट करके जाते हैं, तो हम कहते हैं भी एंड पर ये मॉरल दिया गया है, ये मॉरल, या वैसे ओवरऑल मॉरल हमने ये इससे गैदर किया है, या आप तो मोस्टली ओपनिंग अस्सलाम वालेकुम सर। सदर साहब, मैं ज़रा बाहर ना एक लेक्चर चल रहा है, मैं ना बाहर लेक्चर दे सऊदी अरब से ना कुछ लोग लेक्चर ले रहे हैं फ़ोन पर, मैं फिर आपको कॉल बैक करता हूँ जी। ओके ओके। नाउ लूज़। अच्छा, या तो मॉरल दिया गया है या फिर लूज़ एंडिंग है, वेग है, एंड पर छोड़ दिया गया है, कोई कंक्लूजन नहीं निकाला गया। मॉडर्न पोएम का ये एक खासा है कि उसके एंडिंग लूज़ होते हैं, ताकि आप असल सब्जेक्ट को एनालाइज करें, ना कि किसी स्टोरी के चक्कर में हो, आप असल सेंस को गेन करें, ना कि पोएट के सब्जेक्टिव थाट को आप परसीव करें। ठीक है, इसलिए लूज़ एंडिंग रखी जाती है। तो कंक्लूजन, पोएम का कंक्लूजन अगर आप देना चाहते हैं या पोएम में मौजूद है कंक्लूजन, तो आप कंक्लूजन करें उसका कि पोएम का कंक्लूजन ये निकलता है, वेग एंडिंग या एंडिंग उसकी वेग है। ठीक है, जिस तरह का इंप्रेशन मिले आपको, एंड पर अगर रिजल्ट मिल रहा है तो रिजल्ट लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। मॉरल पोएम में गैदर कर रहे हैं तो वो पोएम लिखेंगे, मॉरल लिखेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि वो लूज़ एंडिंग है, उसके एंड पर कुछ भी नहीं दिया गया, तो आप वैसे लिखेंगे भी लूज़ एंडिंग है, बात कंप्लीट नहीं की गई या उसको छोड़ा गया। दैट इज़ क्वाइट मॉडर्न टेक्निक। 10 रूल्स हैं और 10 पैराग्राफ बने। कुछ सजेशन है या कोई ओवरऑल डिस्कशन है? अच्छा, कुछ ओवरऑल डिस्कशन में मैं टॉपिक मैंने बनाया है ओवरऑल डिस्कशन। भाई, इस क्रिटिसिज्म के बारे में ओवरऑल डिस्कशन हम करते हैं या पोएम के बारे में ओवरऑल डिस्कशन करते हैं। अब एंडिंग बता दी, उसके बाद हम ओवरऑल पोएम को कंसीडर करते हैं, ओवरऑल हमें कैसी लग रही है। सपोज हम ओवरऑल में ये बात करते हैं द एज ऑफ द पोएम। अगर पोएम वार के ऊपर है या उसमें वार का जिक्र है तो आप कह सकते हैं कि ये वार के पीरियड की पोएम है, या ये आफ्टर वार की पोएम है, या ये मिडीवल एज की पोएम है। तो आप पोएम की एज को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं एक पैराग्राफ में। द पोएट हिमसेल्फ, एज ऑफ द पोएट बताएं, पोएट का पीरियड कैसा है। पोएम लिख रहा है आफ्टर वार, लेकिन उसने 2 वार्स लड़ी हैं, उसका हिस्सा रहा है सपोज़, तो आप बताएंगे कि सपोज़ अगर आप पोएट का नाम नीचे दे देते हैं, आपको पता है कि ये पोएट जंगों का हिस्सा भी रह चुका है, तो फिर आप बताएंगे कि जी ये पोएट जंगों का हिस्सा रह चुका है, उस पीरियड का पोएट है, इसलिए ये
वॉर स्ट्रिकन है और वॉर की बातें ही कर रहा है। पोएम इटसेल्फ, पोएम को पढ़कर क्या लगता है कि ये पोएम बेशक ये 14th सेंचुरी में लिखी गई हो, बट दैट इज़ अ मॉडर्न पोएम। ये पोएम गो के जॉन डन की है, 17th सेंचुरी में लिखी गई है, बट दैट इज़ मॉडर्न पोएम। आप उस पोएम की इटसेल्फ एज बताएंगे। हम जेफरी चासर के कैरेक्टर को क्या कहते हैं, उसकी पोएम्स को हम कहते हैं अ टाइमलेस कैरेक्टर्स ऑफ टाइम डिटरमाइंड स्टेज। ये टाइमलेस, हर वक्त के दौर के कैरेक्टर हैं और जिस दौर की स्टेज को डिटरमाइन कर लेंगे उस दौर की, ठीक है। तो पोएम की इटसेल्फ एज बतानी है। अब पोएम की एज में और पोएम की इटसेल्फ एज में डिफरेंस है। पोएम की एज वो होगी जिसमें पोएम लिखी गई है। इटसेल्फ एज हम ये देखेंगे कि हर दौर के साथ चल सकती है या पहले दौर में लिखी गई थी और अब भी ये कारआमद है। पोइट्स विजन ब्रॉड और नैरो, ये अब ओवरऑल डिस्कशन में पैराग्राफ में डालें कि ओवरऑल पोइट नैरो है या पोइट का विजन ब्रॉड है। तो अगर आपको इलामा इकबाल की कोई पोएम ट्रांसलेट करके दी जाए तो आप उसको देखेंगे वो नैरो सेंस में होगी। अगर टी.एस. इलियट की पोएम दी जाएगी तो वो ब्रॉड सेंस में होगी। उसने पूरे ह्यूमन बीइंग को इकट्ठा कर लेना है, उन्होंने पूरे मुस्लिम को इकट्ठा कर लेना है। तो नैरो, बड़े सेंस में नैरो और फिर ब्रॉड आ जाएगा, बड़े सेंस में। वैसे तो इकबाल भी ब्रॉड हो जाएगा, बहुत ब्रॉड है वैसे, हंस क्यों रहे हो। पोइट स्टाइल, शायर मशरिक। हाँ तो शायर मशरिक, मशरिक थोड़ी है, पूरा मशरिक। पोइट स्टाइल, पोइट का स्टाइल कैसा है। अच्छा लगा आपको तो अच्छा लिखें, बोर स्टाइल है तो बोर लिखें, एक्साइटमेंट वाला है, नेचुरल है तो नेचुरल लिखें, जैसा स्टाइल आपको लगे वैसा लिखें। कोटेशंस, आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि पोएम के अंदर कौन कौन सी लाइंस बहुत अच्छी हैं, ठीक है। पोएम्स को आप इन्हेंस कर सकते हैं कोटेशन देकर। पोएम की क्रिटिसिज्म में भी फ़िलहाल पोइट ने ये कहा था या फ़िलहाल क्रिटिक ने ये कहा था, इससे मिलते जुलते आइडियाज़ कहे थे। या पोएम के अंदर से दो लाइंस निकाल कर आप इस थर्ड लास्ट पैराग्राफ के अंदर लिखें, भाई ये लाइंस बहुत स्ट्राइकिंग है, बहुत कमाल है, बहुत मतलब है हाईली एट्रीब्यूटेड है। अच्छा, टर्म्स कैसे इस्तेमाल किए उसने, क्या कि उसने टर्म भी इस्तेमाल की हैं, जैसे कि रेनेसां है, उसने रेनेसां का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है, कोई टर्म भी इस्तेमाल की है उसने, कितनी टर्म्स इस्तेमाल की हैं, ये टर्म्स क्या सब्जेक्ट को सूट करती हैं नहीं करती। इन टर्म्स को देखकर हमें आसानी होती है अंडरस्टैंडिंग में या मुश्किल होती है। रीडर का रिस्पांस लिखना है। एक आम रीडर, आपके अलावा आम रीडर मतलब ऐसा रीडर जो नाइजीरिया में बैठा हुआ है, ऐसा रीडर जो चाइनीज़ है, ऐसा रीडर जो थाईलैंड का है, जिसकी इंग्लिश लिटिल बिट वाली है, लिटिल बिट तो कहते हैं, डू यू नो इंग्लिश, लिटिल बिट, तो उसके लिए ये पोएम क्या हेल है, जहन्नुम बन जाएगी, या उसके लिए अच्छी साबित होगी। लैंग्वेज कैसी है इसकी, आइडियाज़ कैसे हैं, समझाया किस तरह गया है, एक्सप्रेस कैसे किया गया है, कंपैरिजन विद अदर पोइट्स। अब उस पोएम को आपने दूसरे पोइट्स के साथ, दूसरे पोइट्स की पोएम्स के साथ कंपैरिजन भी करें। अगर आपको कुबलाई खान दिया गया है तो आप उसको कंपेयर करें किसके साथ, ववाद की पोएम स्लेटी रीपर के साथ। भाई वहाँ भी एक लड़की की आवाज़ की तारीफ़ की गई है, कुबलाई खान में भी सारी राम कहानी करने के बाद एंड पर यही कहा गया है कि उस लड़की की आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि दोबारा अगर सुन ली जाए तो पूरा का पूरा कुबलाई खान का महल, वो बर्फ़ की गारें सारी हवा में खड़ी कर दूंगा उस जादू के साथ, उस आवाज़ की रिदम की ताकत के साथ। क्लियर। और ओपिनियन, अपना ओपिनियन दे, आपको ये पोएम कैसी लगी है। आप इस पोएम को पढ़कर आपने इजी फील किया है, स्पिरिचुअल रिलीफ मिला है आपको, या आपको कोई प्रोग्रेसिव बात मिली है, या कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है आपको नहीं, या आपको मज़ा आया है, जो भी आपके अपने तासुरात हो वो लिखिए। अच्छा, पोएम को क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ सजेशंस हैं, ठीक है। अब कुछ वैसे ओवरऑल सजेशंस है, ये तो हमने रूल एंड रेगुलेशन के तहत कर दिया। कुछ सजेशन है कि क्या करना है पोएम को जब क्रिटिसाइज करने बैठना है, तो आपके जहन में आपके लिए क्या सजेशंस है, आप सजेशन
क्रिटिक के लिए दी जा रही है। क्रिटिक क्या करें? कीप इन योर माइंड whatever you are thinking and writing about poem is right। पहली बात ये जहन में बावर कर लें, जो चीज़ आप लिख रहे हैं या जो चीज़ आप सोच रहे हैं पोएम के बारे में वो बिल्कुल ठीक है। मत सोचें कि साथ वाला बैठा हुआ जो बच्चा लिख रहा है वो ठीक होगा, मेरा गलत होगा, या जब सर के पास जाएंगे सर ने कहना है ये आइडिया नहीं था ये था और वो ठीक होगा, मेरा फिर भी गलत होगा। ये मत सोचें। आप जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वही ही ठीक है। रिमेन कॉन्फिडेंट लाइक अ स्कॉलर और क्रिटिक। वहाँ पर कॉन्फिडेंट रहें, अपने आप को स्कॉलर स्किलर निकल गया। झूठ नहीं बोला जाता ना बेटा, क्या करें आप, कोशिश तो कॉन्फिडेंट रहें जी, आप स्कॉलर हैं, आप क्रिटिक हैं, सारी बात का मज़ा खराब हो। डोंट स्पिट ऑन द पोएम। पोएम पर थूके मत, यानी कि ये मत सोचें कि पोएम गंदी है, दफा करें यार, या क्या बकवास है यार। उसके साथ ईजी रहें, उसके साथ इंसाफ करें, उससे प्यार करें। डोंट शो योर हेट। और कहीं भी किसी आइडिया के साथ पोइट के नफ़रत शो ना करें। आप उसके अपोजिट आर्गूमेंट दे सकते हैं, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसे नफ़रत नहीं करें, ठीक है। और जब आपने पोएम को लिखना है पूरे दिल से, पूरे जज्बे से, ऑल द नर्व, पूरी तवानाई के साथ आपने पोएम को क्रिटिसाइज करना है, खूबसूरती के साथ, जान नहीं छुड़ानी। आपने कहना है बस जैसी मुझे समझ आ रही है मैंने इसके बारे में लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। तो आपको एक आध लफ्ज़ भी मिलता जाएगा एक पैराग्राफ में, तो आप उसको 10 पैराग्राफ क्रिएट कर लेंगे, पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। पैराग्राफ से मुतल्लिक़ आपको एक मेटाफर मिल गया तो आप मेटाफर के ऊपर पूरा एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। राइट क्लियर कट, और आप क्लियर कट लिखें। आप कोशिश करें कि आप एम्बिगुअस ना हो। आप ये ना करें कि जी ये होता है वो होता है, ये आज ही बात जी इधर उधर की बात ना करें। क्लियर कट रहें, जो आपको समझ आए आप लिखें, वो आपको गलत भी समझ आए तो आप गलत लिखिए, लिखिए क्लियर कट। डोंट मिक्स ऑल अबव मेंशन पॉइंट्स। अब जो आपको ऊपर पॉइंट बताए थे, 10 रूल बताए हैं, 10 रूल्स, अब उन 10 रूल्स को मिक्स ना कर दें। आप 10 रूल्स माइंड में रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट के बारे में बताना है, फिर मैंने उसके ट्रूथ के बारे में बताना है या फेंसिबल आइडिया के बारे में बताना है। 3rd नंबर पर मैंने सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करना है। 4 नंबर पर मैंने ये बात डिस्कस करनी है। आप अपने जहन में ये पॉइंट जहन में रख के जाएंगे, 10 पॉइंट, और उसी के मतलब सबको मिक्स नहीं कर देना। गो के बाद एक ही पॉइंट मिलता जुलता होगा, 2 पॉइंट आपस में मिलते जुलते होंगे। भाई ट्रूथ की बात कर रहे हैं वो बताया, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं फिर वही बात हो गई। कोई बात नहीं, आप एंगल बदलें, बात बदलें, अंदाज बदलें और फिर लिखें उसी बात को दोबारा। इट्स नॉट अ मैटर। लेकिन सबको मिक्स करके अपने आप को आप परेशानी में डाल लेंगे और बहुत जल्दी आपको खत्म लगेगा कि ये हर चीज़ ख़त्म हो गई है। यूज़ वर्ड्स, लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें। 10-15 मोटे मोटे लफ्ज़ वैसे याद कर लें। हाईली एट्रीब्यूटेड, वेल चेरिश्ड, अनअक्सील्ड, ये वो, ठीक है, हाँ वो याद कर लें और वो उसके अंदर आप जाके इस्तेमाल करें। फर्स्ट पार्ट के अंदर या सेकंड पार्ट के अंदर जो कोटेशंस आपको अच्छी लगी थी और आपको वहाँ पर मौजू लगे, आप वो लिख दें कोटेशंस। और अब आप इतने बड़े हो गए, एक कोटेशन खुद से ही बना लिया करें, ठीक है। नीचे किसी का नाम भी लिख दिया करें, चियांग पियांग लिख दिया करें। फिर उसमें पास भी हुई थी। अच्छा, एक कोटेशन वहाँ पर खुद से बना भी लेनी है और उसको आप बस उस कोटेशन में ये लिखना, सेट बाय अ वेल नोन क्रिटिक, ठीक है। वो वेल नोन क्रिटिक आप खुद ही हैं, ठीक है। अच्छा, कोटेशन अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने कोटेशन भी ऐड करनी है। यानी कि अगर आप सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं तो वहाँ पर कोटेशन को ऐड करना चाहे कोटेशन ऐड करें और कोशिश करें कि करें, ज़बरदस्ती कर दें।
कोटेशन जहन में आ रही है तो पोएम को उस रुख में ले जाएं। ये चोर बाजारियाँ सिखा रहे हैं आपको। हाँ सर, इतने उसने कह रही मैंने इतनी कोटेशन लिखी थी, तो मैं पेपर भी उन्होंने हर कोटेशन पे अंडे डाले हुए थे। कितना बुरी बात है, और हालांकि बेचारी ने याद की हुई थी। याद की हुई थी। इसमें क्रिटिक हाँ। बहुत नाइंसाफ़ी उसके साथ हुई। पता नहीं क्यों अल्लाह ताला ने बस कैसा उसका नसीब रखा। डिस्कस द हैंड्स हैं, अच्छा, डिस्कस द हेड्स इंस्टेड ऑफ फीट। मैंने क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द हैंड्स इंस्टेड ऑफ फीट, कि हाथों से लिखें पाँव से ना लिखें। नहीं, डिस्कस द हेड्स, बातों के पीक्स को डिस्कस करें, बातों के टॉप डिस्कस करें, उसकी जड़ें डिस्कस ना करते रहें। ठीक है, अगर मटेरियल थोड़ा हो तो फिर जड़ें भी चलेंगी, उसके साथ उगी हुई झाड़ियाँ भी चलेंगी। क्रिटिसिज्म विल बी इन 300 to 400 वर्ड्स। 300 से 400 अल्फाज में क्रिटिसिज्म करेंगे पोएम की। याद रखें 25 नंबर की है। हाँ, 400 500 लफ्ज़ हो जाएं। राइटिंग शुड बी लाइक फ्लो ऑफ वाटर। आप जो लिखते हैं तो वो लिखना आपका ऐसा होना चाहिए जैसे आबशार है, यानी कि फ़्लो में लिखें। पैराग्राफ, फ़्लो से मुराद ये है कि एक पैराग्राफ ख़त्म किया तो उसकी एंडिंग इस मूड में आ जाए कि अगले पैराग्राफ को जन्म दे, जगह दे, कनेक्टिविटी हो आपसे। हाँ, अच्छा जी। इन योर राइटिंग प्लेस योर सेल्फ इन द बैकग्राउंड। अच्छा भाई, अब ये नहीं करना कि जब आप लिख रहे हैं तो उसने कहा आई सेड, आई एम सेइंग, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। हर जगह पर ये नहीं लिखना आपने, भाई आई थिंक दैट इन दिस पोएम दैट इज़ दैट। आई बार बार आई जिक्र नहीं करना, बल्कि इसको अपने आप को बैकग्राउंड में रखना है। मतलब ये लिखना, इसमें यूँ लिखना होता है, द आइडिया ऑफ द पोएम इज़ वेरी गुड। ये नहीं लिखना कि आई अंडरस्टैंड द आइडिया इज़ वेरी गुड। हाँ, पोइट का भी ना जिक्र करें। मॉडर्न क्रिटिक आप हैं तो पोइट का जिक्र ना करेंगे। ठीक है, पोएम इज़ गिविंग द एक्सप्रेशन, आई एम गैदरिंग फ्रॉम द पोएम। ठीक है, यू विल से दैट कि पोएम के अंदर से ये चीज़ ऐसे नज़र आ रही है, पोएम ये कह रही है, पोएम ये बोल रही है, पोएम बोल रही है। वैसे एक पॉइंट बना ही मैं पोएम को डिस्कस करने का। क्या? वही इंप्रेशन। अच्छा, हाँ, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब योर सेल्फ विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब ये अहम पॉइंट है। बच्चे, सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाते हैं तो बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं कि हो इस लफ्ज़ का मीनिंग क्या होगा। साथ वाले से पूछ भी लेते हैं कि इस लफ्ज़ का मीनिंग क्या होगा, और उसे भी पता नहीं होता। मज़े की बात ये है। किसी को नहीं पता होता वहाँ बस इतना हमें आता। और इससे बड़ी दिलचस्प बात ये है कि साथ वाला खुद डर रहा होता, नहीं लिख रहा होता, और उसे मीनिंग फिर भी बता देता है गलत। ये शो करने के लिए कि उसे आता है। मीनिंग को तोड़ लें, लफ्ज़ को तोड़ लें। ठीक है, तो लफ्ज़ को तोड़ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। भाई ये 2-3 लफ्ज़ों का मलगूबा है। कोई भी बड़ा लफ्ज़ जो होता है, मोटा ताज़ा जो होता है, वो असल में किसी 2-3 लफ्ज़ को मिलाकर उससे ड्राइव किया जाता है, बनाया जाता है। अगर आप तोड़ते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि लफ्ज़ में ये किस चीज़ से बना है, इसका 2-3 लफ्ज़ मिलकर बना है और इसके मीनिंग क्या हो सकता है, आपको अंदाज़ा हो जाता है। लफ्ज़ों की पहचान, लफ्ज़ों के मीनिंग जानने के लिए मैंने एक बार एक नोट्स बनाकर दिए थे रूट वर्ड के नाम से, जिसके अंदर एक्ट का मीन बताया। AC एक्ट का मीन, जहाँ भी AC एक्ट आएगा उसका मतलब तेज़ होगा, चाहे वो एसिडिटी है, एसिड है या एक्यूट है। जहाँ भी AC आता है तो तेज़ के मीनिंग आते हैं। तो रूट वर्ड मैंने बना के दिए थे। अवाब फ़ोटो कापी शॉप पर शायद मिल जाए, या अली बाबा फ़ोटो कापी शॉप, अवान टाउन, लाहौर। ठीक है, तो वो रूट वर्ड भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि पोएम पढ़ रहे हैं, लाइन को पढ़कर उस वर्ड के मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं। लाइन पढ़ेंगे टेक्स्ट की और अंदाज़ा करेंगे कि टेक्सचुअल मीनिंग निकाल लेंगे, भाई इस लफ्ज़ का ये मतलब होगा। और कोई भी ऐसा नहीं होता शख्स जिसको इंग्लिश के सारे लफ्ज़ आते हों। एवरी डे 500 वर्ड प्रोड्यूस होते हैं इंग्लिश के नए, हर रोज़। तो सारे वर्ड नहीं आते होते मीनिंग उसकी। ठीक है, तो लफ्ज़ का तो अगर मीनिंग हमें ना पता चले तो फिर गलत होगी। मीनिंग नहीं पता चलेगा तो आप उस लाइन को छोड़ेंगे। उस लाइन को नहीं छोड़ेंगे तो करीब 3 आइडिया लगाएंगे। करीब 3 आइडिया टेक्सचुअल मीनिंग से लगाएंगे, लफ्ज़ की बनावट से लगाएंगे। जो आपके जहन में आइडिया बनेगा 20% तो ठीक होगा ना,
चाहे वो 90% ठीक नहीं होगा, 20% तो ठीक होगा, 10% ठीक होगा, 5% तो ठीक होगा ना। तो वो 5% पर रखें, उस चीज़ को वेग रखें। जिस आइडिया को आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि इसमें ये बात की गई और ये मुझे समझ आ गया, समझे कि पोएम उसी चीज़ के बारे में है, समझे के बाद यही ही कहा गया, बेसिक चीज़ है ही यही इस पोएम में, और असल बात ही यही है, मैंने लिखनी ही यही है, बाकी तो सारी फजूल है। उसकी आँखें तो फूल हो जैसे, उसकी आँखें तो फूल हों जैसे, बाकी सारी बातें फजूल हों जैसे। तो आपके लिए वही दो आँखें होंगी, बाकी तो सारे बबूल होंगे या फजूल होंगे। लेट्स सी, आगे देखते हैं। A focus on the textual meaning, overall concept of the poem. टेक्सचुअल मीनिंग देखें, कभी वर्ड के मीनिंग ना देखें, ओवरऑल टेक्स्ट को पढ़ें, उसका ओवरऑल व्यू बनाएं कि ओवरऑल पोएम में ये कहना चाह रहा है, ये कहा जा रहा है। डोंट गेस द नेम ऑफ द पोएट इफ इट इज़ नॉट मेंशन। अगर पोएट का वो मेंशन नहीं है, नेम मेंशन नहीं है, ये नहीं पता कि पी.बी. शैले की है या डेविस की है या ये इलियट की है, अगर ये मेंशन नहीं किया गया तो एक मतलब है ये हमारे बच्चे गलत करते हैं, वो ये भी तलाश करने शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने रेफरेंस कंटेक्स्ट के आदी होते हैं, उनको शायद ये शक होता है कि हमने ये भी लिखना है कि पोएट का नाम क्या है, तो पोएट का नाम नहीं लिखते, उसको ज़रूरत भी नहीं लिखने की। ठीक है, दिया भी अगर नहीं हुआ तो आपने पोएट का नाम अज्यूम नहीं करना, भाई ये फ़िलहाल पोएट की हो सकती है, आपको क्या ज़रूरत है ये अज्यूम करने की? ये कह सकते हैं इससे मिलती जुलती। नहीं, ये भी ना कहें, बस आप उस पोएम को डिस्कस करें, और ये कह सकते हैं कि पोएट इसका सपोज रोमांटिक पोएट हो सकता है, पोएट इसका मतलब है नरेटिव पोएट है। अगर हमें लग रही हो कि किसी पोएट की है तो हम ये कह सकते हैं इसके व्यू उस पोएट से मिलते जुलते। व्यू मिलते जुलते हैं, हाँ ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि ये उस पोएट की हो सकती है, बेशक उस पोएट के दुश्मन की हो। अच्छा, यू कैन एंड यूर डिस्कशन बाय दीज वर्ड्स। इन लफ्ज़ों के साथ अपनी डिस्कशन को आप एंड करें। वो लफ्ज़ बताए गए हैं, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो सुन लेंगे, लिख लेंगे रजिस्टर पर। आखिरी लाइन आप ये लिख लें, दिस पोएम इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर द पोएट्स रिच डिस्क्रिप्टिव फॉर कंट्रोल मास्टरी and his sense of beauty in expression and ideas। इस तरह से एंड कर सकते हैं, या इससे भी बेहतर अंदाज में आप खुद एंड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सिंपल फार्मूला देख लें जी। अब ओवरऑल मैं पूरी अपनी डिस्कशन को समराइज कर रहा हूँ। सिंपल क्रिटिसिज्म का फार्मूला ये है कि पॉइंट अपने जहन में रखें, 10 रूल्स वाले, उन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। उन पॉइंट्स के एंड उस पॉइंट्स के हर पॉइंट के अंदर, हर रूल के अंदर, हर पैराग्राफ के अंदर आप जो बात कह रहे हैं उसके एविडेंस दें। अगर आप कह रहे हैं एब्रप्ट स्टार्ट है तो आप उस पैराग्राफ के अंदर लिखें, बिहोल्ड हर सिंगल इनटू द फील्ड, इन्वर्टेड कामास में लिखें, देखें जनाब ये लाइन जो पहली स्टार्ट है ये लाइन वाकई एब्रप्ट है, क्योंकि इसके अंदर बिहोल्ड का जो लफ्ज़ है वो इस तरह से हमें ले जाता है दूर कहीं पर है। ठीक है, तो आपने जो भी पैराग्राफ बनाना है वो एक पॉइंट के ऊपर होगा, वो एक नुक्ता होगा, वो एक आपके पास पॉइंट होगा जिसके ऊपर आप वो पैराग्राफ लिख रहे होंगे। उस पॉइंट के एविडेंस अपने पोएम के अंदर से सिलेक्ट करके उसके अंदर दें। फिर पहले पॉइंट अपना सामने मुद्दा बयान करें कि एब्रप्ट स्टार्ट है, फिर उसका एविडेंस दें, फिर एविडेंस देने के बाद उसको एक्सप्लेन करें। जैसे मैंने कहा बिहोल्ड का मतलब देखो उसे, जब जो ही लफ्ज़ हम पढ़ता है एक रीडर, कॉमन रीडर फ़ौरन एक नई दुनिया में चला जाता है। ये उस आपके पॉइंट के एविडेंस के बाद उस एविडेंस की एक्सप्लेनेशन है। फिर उसी पैराग्राफ का आप कंक्लूजन दें कि आपको एब्रप्ट क्यों लगी है। इसलिए लगी है कि आपने एक और पोएट पढ़ा था जिसका नाम जॉन डन था, जो एब्रप्ट स्टार्ट किया करता था, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, तो मुझे बिल्कुल वैसी लगी है। या मैंने एक पोएम के अंदर पढ़ा था कुबलाई खान के अंदर, ओ
बट दैट कॉजम, तो वो भी एब्रप्ट स्टार्ट था, एब्रप्ट स्टार्ट नहीं था, एब्रप्ट सेंटेंस था, तो मुझे लगा ये एब्रप्ट है, अपना कंक्लूजन देंगे। पॉइंट अपना उठाएं, जहन में रखें, लिखें पॉइंट को, उसका एविडेंस प्रोड्यूस करें उसी पैराग्राफ के अंदर, एविडेंस के बाद उस पॉइंट को एक्सप्लेन करें और उसी पॉइंट का कंक्लूजन दें पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, कंक्लूजन दें या अपना ओन पॉइंट दें, ओपिनियन दें अपना। तो इस तरह से आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है। फिर दूसरा पॉइंट पकड़ेंगे, उसका एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, उसकी कोटेशन, क्रिटिक, रेफरेंस जो भी देना चाहेंगे वो देंगे, फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे, फिर कंक्लूजन देंगे। फिर तीसरा पॉइंट पकड़ेंगे, यानी कि रूल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। फिर उसका भी सेम मेथड होगा कि पॉइंट अपना मुद्दा बयान करेंगे। भाई अब आप बात करना चाह रहे हैं सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट में फ़िलहाल लाइन जो लिखी है पोएम के अंदर, असल में वो सब्जेक्ट लाइन है, वो मौजू है पोइट का, और वो लिखेंगे। उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप उसका कंक्लूजन देंगे। ठीक है, तो दैट वाज द practical criticism of the poem. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Have a nice day. ठीक है, खुश रखें, खुश रहें, पास हो जाएं। ठीक है, बुज़ुर्गों को माने, मनते माने। सिर्फ आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट है। हमें तो 3 लोग पढ़ गए थे